उधेड़ उमर खादमा चंद सानिये कुछ सोचती रही, फिर घर में दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। कासिम हैरत के आलिम में खड़ा रहा। अभी वो कुछ समझ न पाया था कि दोबारा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इस मर्तबा उधेड़ उमर खादमा के साथ एक उधेड़ उमर मुअज़्ज़ज़ खातून थी। ये मार्था थी। मार्था ने कासिम को सलाम का जवाब देने के बाद अंदर आने के लिए कहा और खुद उसके आगे आगे चल दी। मकान में दाखिल होकर कासिम ने देखा कि मार्था के साथ साथ एक हबशी गुलाम भी बड़ी मुस्तैदी से चलता हुआ आ रहा था, जिसकी दो धारी तलवार न्याम से बाहर थी। कासिम बेपरवाही से चलता हुआ मार्था के मेहमान खाने में दाखिल हुआ। मेहमान खाना सादा लेकिन उम्दा सामान से आरास्ता था। इस कमरे में मुसलमानों की रिवायात के खिलाफ लकड़ी की कुर्सियां रखी थीं। सामने की दीवार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुजस्मा सलीब के साथ लटका हुआ था। मार्था कासिम के साथ कुर्सी पर बैठने के बजाय खड़ी रही और खड़े खड़े कासिम से सवाल किया, मोहतरम नौजवान, क्या तुम बता सकते हो कि तुम मेरी बेटी से क्यों मिलना चाहते हो? उसके लहजे में हल्की सी चुभन थी। कासिम ने शर्मीले अंदाज में सर झुकाकर जवाब दिया, मैं मोहतरमा मार्सी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे ममनून एहसान किया है। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज की ये 7वीं एपिसोड है। कासिम ने जवाब दिया तो मार्था की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। जान? मार्सी ने तुम्हारी जान बचाई? कब? कैसे? कहाँ? मार्था के लहजे में हैरत थी। कासिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दरअसल मेरा सिकंदर बेग के साथ शमशीर जनी का मुकाबला हुआ था और ऐन उस वक्त जब बेखबरी में सिकंदर मुझ पर वार करने लगा था, मार्सी ने मुझे बाआवाज़े बुलंद पुकारा और हमला अभी कासिम की जुबान पर था कि अचानक मार्सी कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखों में हैरत के सफीने तैर रहे थे। उसका मलकूती चेहरा एसाबी दबाव की वजह से तन कर चटकते हुए गुंचे जैसा लग रहा था। मार्सी गालिबन कमरे में दाखिल होने से पहले कासिम की बातें सुनती रही थी। वो फटी फटी आंखें लिए अंदर दाखिल हुई और कासिम के सामने आकर खड़ी हो गई। कासिम भी मार्सी के एहतराम में उठकर खड़ा हो गया। मार्सी ने पलकें पटपटाते हुए कासिम से कहा, गालिबन वही नौजवान हैं जिन्होंने त्योहार वाले दिन सिकंदर बेग को शिकस्त दी थी। मैंने आपको वहां देखा था। मार्सी ने अपनी माँ और गुलाम की मौजूदगी में कासिम को ना पहचानने की अदाकारी की। कासिम भी मार्सी का मुद्दा समझ चुका था, चुनांचे किसी कदर मुस्कुराते हुए इंतहाई शाइस्ता लहजे में कहने लगा, जी हाँ, मैं उसी रोज के एहसान का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपने उस रोज मुझे बर वक्त खबरदार करके और मेरी जान बचाकर मुझे दूसरी जिंदगी बख्शी है, जिसके लिए मैं आपका ममनून एहसान हूँ और आपके लिए कोई भी खिदमत बचा लाना सादित समझता हूँ। कासिम की बात सुनकर मार्सी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अजी वाह, क्या बात है, आप इतनी तवील मुद्दत बाद मेरे एहसान का शुक्रिया अदा करने आए हैं। बहुत खूब, मार्सी ने कहा तो कासिम खफीफ सा हो गया। जी दरअसल मुझे आपके नाम और रिहाइश का पता आज ही मिल सका है, यही वजह है कि मैं इतनी देर के बाद हाजिर हुआ। इस असना में मार्था वहीं खड़ी कासिम के हुदूद अरबा का जायजा लेती रही, लेकिन अब उसका हर तरह से वहम दूर होने लगा। गोया कासिम और मार्सी की कामयाब अदाकारी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। मार्था ने जब देखा कि कासिम सच में सीधा साधा सिपाही है तो मुस्कुराकर बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इतनी देर बाद भी आपका शुक्रिया कबूल करते हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं आपकी तवाज़ु के लिए फल और मशरूब भेजती हूँ। मार्था ने इत्मीनान भरे लहजे में कासिम से कहा और फिर हबशी गुलाम को साथ लेकर कमरे से निकल गई। मार्था चली तो गई, लेकिन कासिम को तसल्ली न हुई। चुनांचे उसने अपनी अदाकारी बरकरार रखी और मार्सी से मुखातिब हुआ, देखिए, आप मुझे अपना खादिम समझिए। मैं अगर जिंदगी में किसी मौका पर आपके काम आ सकूं तो मुझे फख्र होगा। मार्सी ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कासिम की बात सुनी और फिर इंतहाई मदम आवाज़ में कासिम से कहा, आपने वादा खिलाफी की है, क्योंकि आपने मेरे मना करने के बावजूद मेरा खोज लगाया है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपको मेरा पता किसने बताया। मैं आपकी वालिदा को बता चुका हूँ कि मैं शहजादा मोहम्मद का दोस्त हूँ और शहजादे से ही मैंने आपका पता हासिल किया। दरअसल एक मर्तबा आपके घर आना जरूरी था। मैं आपकी वालिदा से मिलना और उन्हें देखना चाहता था। कासिम ने मार्सी के नज़दीक चेहरा लाते हुए उसके कान में सरगोशी की। कासिम के अल्फाज मार्सी के रुखसारों पर गुदगुदी करते हुए उसके कान में उतर गए। कासिम के लिए मार्सी के इस कदर करीब आना अनोखी बात थी।
मार्सी ने भी अपने बदन में सर्दी की लहर दौड़ती हुई महसूस की। उसकी लंबी पलकें झुक गईं और चेहरा सुर्ख होने लगा। कासिम ने एक मर्तबा फिर कहा, और आपसे मुलाकात भी जरूरी है। आप किसी तरह कल दिन में मुझे थोड़ा सा वक्त अनायत करें। कुछ जरूरी बातें हैं जिनका तज़किरा आपके साथ नागुज़ीर है। वक्त? दिन में? लेकिन कहाँ? मार्सी ने मोम की तरह पिघलते हुए पूछा। वो दोनों किसी हद तक सरगोशियों में बातें कर रहे थे। कासिम ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में आप लाला शाहीन के यादगार पर आ जाइए, वहाँ पुराना कब्रिस्तान भी है। मैं लाला शाहीन की यादगार पर शहतूत के एक बड़े दरख्त के नीचे आपका इंतजार करूंगा। इतने में बाहर आहट सुनाई दी और कासिम ने बात बदल ली। अब वो बआवाज़ से बुलंद बोल रहा था, आपकी वालिदा खासी सलीकामंद खातून दिखाई देते हैं। मैं आपकी वालिदा से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। कासिम की बात मुकम्मल होते ही खादिमा मेहमान खाने में दाखिल हुई। उसके हाथ में सामान मदारत की तश्तरी थी। खादिमा के पीछे कुछ ही देर बाद मार्था भी कमरे में आ गई। अब कासिम का काम यहाँ मुकम्मल हो चुका था और उसे मजीद रुकने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने मार्सी की माँ को बगौर देख लिया था और वो सिर्फ उसी को देखने के लिए मार्सी के घर आया था। वो शाही सुराग रसां था और सिकंदर बेग को परवरिश देने वाली अल्बानवी कनीस मार्था को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अब उसने मार्था का घर और उसके अतवार का बगौर जायजा ले लिया था और अब वो मार्था के बारे में किसी हद तक राय कायम कर सकता था। लाला शाहीन की यादगार शहर के जनूबी दरवाजे से बाहर फसील शहर के पहलू में वाक़ई थी। ये किसी जमाने में शाही पार्क था, लेकिन आजकल यहाँ कब्रिस्तान बन चुका था। खुसूसन तबका उमरा और सुल्तान के खानदान की कब्रें इसी कब्रिस्तान में बनाई जाती थीं। यहाँ दरख्तों पर उल्लू बोलते थे और शाही बाग की सारी निशानियां मिट्टी में मिल चुकी थीं। यहाँ दिन में भी आसेबों का बसेरा था और कभी कभार ही कोई शख्स इस जानिब से गुजरता था। मार्सी की बग्गी बाग के अंदर दाखिल होती चली गई। नौउम्र तुर्क कोचवान अपने कद से ज्यादा होशियार था। वो बग्गी की आबनोस के दरख्तों के साए में ले गया और घनी झाड़ियों के अकब में खड़ा कर दिया। मार्सी बग्गी से उतरी और यादगार में मौजूद 12 दरी की इमारत की जानिब चल दी। इसकी भारी बरकम चादर में खुरासान का 2 धारी खंजर छुपा हुआ था। मार्सी मार्था की बेटी थी और अपनी माँ की तरह होशियार और बहादुर थी। वो इतनी वीरान जगह पर आते हुए जरा भी न घबराई। मार्सी बोसीदा 12 दरी की सीढ़ियों पर पहुंची और फिर 12 दरी में दाखिल होने से पहले किसी कदर मोहतात लहजे में पुकारा, सालार, मोहतरम सालार, क्या आप यहाँ हैं? मार्सी अगरचे कासिम के नाम से वाकिफ थी, मगर वो कासिम को सालार ही कहा करती थी। मार्सी के पुकारने पर कोई जवाब न आया तो वो ये जानकर ठटक गए कि कासिम अभी तक नहीं पहुंचा। मार्सी ने कासिम का घोड़ा ढूंढने के लिए इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन शायद कासिम अभी तक नहीं आया था, हालांकि उसे मार्सी से पहले पहुंचना था। मार्सी को तशवीश लाहक हुई और उसकी गिरफ्त अपने खंजर पर मजबूत हो गई, लेकिन अगले लम्हे मार्सी के अकब में मौजूद झाड़ियों की ओट से एक लंबा तड़ंगा नकाबपोश बरामद हुआ। ये कासिम ही था। कासिम ने आते ही मार्सी से कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, दरअसल मैं कुछ देर आपके मुमकिन ताक़ुब का शक मिटाता रहा। मैं देखना चाहता था कि कोई आपके ताक़ुब में है तो सामने आ जाए। मार्सी ने एक लंबी और ठंडी सांस ली, लेकिन उसे ये जानकर इत्मीनान हुआ कि कासिम एक मोहतात शख्स है। अब कासिम और मार्सी 12 दरी की सीढ़ियां चढ़कर नीम तारीक और बोसीदा छत के नीचे आ गए। 12 दरी के फर्श पर जगह जगह घास उगी हुई थी। खजां का उरूज था और खुश्क पत्ते हर तरफ बिखरे हुए थे। उन्होंने अपने बैठने के लिए जगह मुंतखब की और वो दोनों 12 दरी के फर्श पर एक दूसरे के नजदीक बैठ गए। ये मार्सी और कासिम की पहली बाकायदा मुलाकात थी। दोनों खामोश थे। काफी देर वो एक दूसरे के करीब बैठे रहे। इनकी नजरें सामने यादगार की खंडर बनी हुई 4 दीवारी पर थीं। दोनों के दिल की कैफियत अजीब थी। वो एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अल्फाज की तलाश में इनका जरूरत से ज्यादा वक्त सर्फ हो रहा था। मिलाखिर मार्सी ने सुकूत तोड़ा, गालिबन आपने मुझे यहाँ किसी काम के सिलसिले में बुलाया है। मार्सी के लहजे में हल्का सा तंज भी था। कासिम चौंका, काम? हाँ, वाकई मैंने आपको काम ही के सिलसिले में बुलाया है, कासिम ने किसी कदर उलझे हुए लहजे में कहा। वो सोच रहा था कि क्या वाकई उसने मार्सी को किसी काम के सिलसिले में बुलाया है, फिर काम भी कैसा। इसके सामने सारी सूरत हाल वाज़े थी। मसलन उसे अबू जाफर पर शक था। अबू जाफर मार्सी की माँ मार्था के घर आता जाता था। मार्था रासिखुल अकीदा ईसाइन थी और सिकंदर बेग मार्था के ज़ेर साया जवान हुआ था। लामोहाला सिकंदर बेग अबू जाफर के भी करीब था।
مارسی اپنی ماں ابو جعفر اور سکندر بیگ کے حالات سے واقف تھی، لیکن خود کسی وجہ سے سکندر کو پسند نہ کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ سکندر کا مزاج ہو۔ بہرحال یہ طے ہے کہ مارسی سکندر کے خلاف تھی۔ قاسم اسی طرح کی باتیں سوچتا رہا۔ اب قاسم مارسی سے مزید کیا پوچھتا؟ کیا صرف یہی کہ ابو جعفر کے بارے میں اور کیا جانتی ہے؟ اور اگر صرف یہی بات تھی تو مارسی سے پوچھنے کی بجائے وہ ابو جعفر کے بارے میں براہ راست زیادہ بہتر کھوج لگا سکتا تھا۔ قاسم من ہی من میں سٹپٹا گیا، تو آخر کس بات کے لیے اس نے مارسی کو یہاں بلوایا تھا؟ بالآخر وہ زیر لب مسکرایا اور اتمام حجت کے لیے اس نے وہی سوال کر دیا، میں دراصل آپ سے ابو جعفر کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ نہ جانے قاسم کے لہجے میں کیا تھا کہ یک لخت مارسی کا کہکہا نکل گیا۔ قاسم نے سوچا یہ کہکہا تو نہیں ہو سکتا، ایسے لگتا ہے جیسے کسی ہندوستانی مندر میں نکرو گھنٹی بج اٹھی ہو۔ مارسی صرف حسین ہی نہ تھی بلکہ بڑی بھرپور اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مارتھا جیسی تجربہ کار ماں نے اسے بہادری سے بات کرنے اور تنقیدی نگاہ سے زمانے کو پرکھنے کا فن بھی سکھایا تھا۔ مارسی بھانپ گئی کہ قاسم کے دل میں چور ہے، غالباً محبت کا چور، لیکن وہ قاسم جیسے وجیح مرد کی وفاداری اور شرمیلے پن پر حیران تھی۔ اس نے شریر آنکھوں سے قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں تو ابو جعفر کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ مسلمانوں کا مذہبی پیشوا ہے، بغدادی دروازے کی مسجد میں خطیب اور پچھلے 2 عشروں سے یہاں ادرنا میں مقیم ہے۔ مزید یہ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اسے اپنے گھر آتا جاتا دیکھتی ہوں۔ وہ میری ماں کے ساتھ گھنٹوں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر یقیناً کسی خفیہ سرگرمی پر بات کرتا ہے۔ میری ماں کٹر مذہبی عورت ہے اور مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے سکندر کو میری ماں اور ابو جعفر نے سلطان کے ساتھ بے وفائی کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ مجھے سکندر قطعی پسند نہیں، وہ بچپن سے میرے ساتھ پل کر جوان ہوا ہے، لیکن وہ فطرتاً کمینہ اور بد مزاج ہے۔ بس یہی چند باتیں ہیں جو میں جانتی ہوں۔ مارسی کے بیان پر قاسم دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا مارسی نے لفظ بلفظ وہی سب کچھ بتا دیا۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ اس نے مارسی کو محض اس لیے نہیں بلایا بلکہ اس ملاقات کے پیچھے کوئی اور جذبہ بھی ہے جو شروع میں کافی دن تک بے نام سا رہتا ہے، اور پھر جب اسے دھیرے دھیرے نام ملتے ہیں تو وہ محبت کہلاتا ہے۔ قاسم کو یکلخت خود پر غصہ آنے لگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، قاسم میاں ہوش میں آؤ، تم ایک سپاہی ہو، تمہاری زندگی تمہارے دین کے لیے وقف ہے، تم کسی کے ساتھ عمر بھر ساتھ نبھانے کا پیمان کیسے باندھ سکتے ہو؟ اور پھر مارسی تو مسلمان بھی نہیں، ایک عیسائی لڑکی ہے۔ ماں اسے خیال آیا اور اس نے مارسی سے ایک عجیب سوال کر دیا، اچھا مارسی، آپ کی کہانی سے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ سلطنت عثمانیہ اور اسلام کے لیے اپنے مذہب عیسائیت کی نسبت ہمدردانہ جذبات رکھتی ہیں۔ کیا آپ کے دل میں کبھی اسلام کو سمجھنے کا خیال بھی آیا ہے؟ قاسم کا سوال بہت عجیب تھا۔ مارسی نے چونک کر قاسم کو دیکھا اور یک لخت سنجیدہ ہو گئی۔ قاسم صاحب، میں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم حاصل کی اور پرورش پائی ہے۔ میرے رہن سہن، عادات و اطوار اور رگو پے میں اسلام جاری ہے۔ البتہ میں نے اسلام قبول کرنے کا رسمی اعلان کبھی نہیں کیا، مگر کیوں؟ جب آپ اسلام سے اس قدر متاثر ہیں تو پھر وہ کیا رکاوٹ ہے جو آپ کو اس روشنی میں داخل نہیں ہونے دیتی؟ قاسم کو مارسی کے جواب سے مزید تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے دوسرے سوال پر مارسی نے کہا، کیا اعلان کرنا ضروری ہے؟ میں نے تو اب تک جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر اچھی بات اور متوازن عمل اسلام ہے، اور جو کچھ متوازن نہیں وہ غیر اسلامی ہے۔ میں کوئی غیر متوازن کام نہیں کرتی اور ہر اچھی بات کو پسند کرتی ہوں۔ تو کیا اب میرا مسجد میں جا کر ابو جعفر جیسے پیشواؤں کے ہاتھوں پر رسماً اسلام قبول کرنا اور مارسی کی بجائے سکینہ نام رکھ لینا بھی بہت ضروری ہے؟ مارسی کی بات سن کر قاسم کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک غدار عیسائی ماں کی بیٹی اس قدر صاحبہ علم اور سمجھدار ہو سکتی ہے۔ وہ مارسی کی معقول بات سے لاجواب سا ہو گیا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ درست نہیں کہ ظاہراً ابھی بھی اسلام اختیار کر کے آپ کے لیے معاشرتی طور پر بہتر زندگی کے مواقع ہیں؟ مثلاً آپ کلمہ پڑھ لیں تو لوگوں میں آپ کی عزت و تکریم اور حیثیت بڑھ جائے گی۔ قاسم محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے پھر کچھ غلط کہہ دیا ہے۔ مارسی نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں، میں ایسا کرتی تو یقیناً بہتری کے مواقع بڑھ جاتے، اور سب سے پہلے یہ ہوتا کہ سلطان اپنے منہ بولے بیٹے
सिकंदर के साथ मेरा निकाह करवा देता, जबकि मैं उसे नापसंद करती थी। और रह गई ये बात कि इस्लाम कबूल करने से लोगों की नज़र में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, इस्लामी एतबार से भी गैर माकूल है। इज्जत तो बढ़नी चाहिए, लेकिन अल्लाह की नज़र में, और मैं समझती हूँ वो महज इखलास नीयत से भी बढ़ जाती है। कासिम सोच रहा था जैसे वो किसी आम लड़की की बजाय किसी आलिमा फाजिला के पास बैठा हो। अभी वो मार्सी पर मर मिटा था। वो हसीन तो थी ही, लेकिन उसकी ज़हानत और अंदाज़ी गुफ्तगू उसकी शख्सियत को मज़ीद निखार रहे थे। इसी ख्याल के तहत कासिम ने फिर कहा, लेकिन मार्सी, आप ज़ाहिरन इस्लाम कबूल नहीं करेंगी तो आपकी आइंदा ज़िंदगी किसी मुसलमान जीवन साथी के साथ कैसे मुंसलिक होगी? मेरा मतलब ये है कि आप ईसाई मज़हब पर रहेंगी तो शायद आपकी शादी भी किसी ईसाई नौजवान के साथ ही होगी। कासिम ने सादा से अंदाज में मार्सी पर एक अहम सवाल कर दिया। इस कदर दानाई से बातें करने वाली मार्सी की पलकें हया से झुक गईं और उसके चेहरे पर सुर्ख सुर्ख बिजलियां सी दौड़ने लगीं। शादी के जिक्र से मार्सी जुज़बुज़ होकर रह गई और कासिम ने मार्सी के चेहरे को देखा तो उसके दिल में ख्याल आया, हो ना हो ये लड़की भी मुझे चाहती है। कासिम को तमानियत से महसूस हुई। मार्सी ने कासिम के सवाल पर सिर्फ इतना कहा, मुझे ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम कबूल करने पर कोई एतराज़ नहीं, मैं तो अपनी माँ के रवैये की वजह से खामोश हूँ। मार्सी खामोश हो गई। कासिम उसकी बात सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आज गोया मार्सी ने सिर्फ मुसलमान होने का एतराफ़ ही नहीं किया था, बल्कि एक तरह से पैगाम मोहब्बत भी कबूल कर लिया था। अब कासिम किसी कदर खुलकर कहने लगा, मार्सी, आपकी सहर अंगेज शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। आप एक खातून होकर मर्दों से ज़्यादा अक्ल व शऊर की बातें कर लेती हैं, और आपकी आंखों से तो मुझे डर लगता है। आखिरी जुमला अदा करते हुए कासिम जुमानी अंदाज में मुस्कुराया। मार्सी ने मुस्कुराते हुए पूछा, डर? क्या इतनी बदसूरत है मेरी आंखें? साथ ही मार्सी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें पटपटाईं। कासिम ने मार्सी की हसीन आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे डर लगता है कि मैं कहीं इन झीलों में डूब ही ना जाऊं। ये खुली शरारत थी। मार्सी छुई मुई सी हो गई। उसका चेहरा गुलनार हो चुका था। वो जुबान से कुछ न बोली, बस एक बार कुसमसाई और फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा दी। कासिम ने लोहा गर्म देखा तो फिर मुखातिब हुआ, मार्सी, अगर मुझे जिंदगी में आपके मशवरों का साथ हो तो मैं दुनिया का शायद आधा फिसाद मिटाने की जुर्रत कर सकूं। मार्सी कासिम के तराशीदा जुमले पर दिल ही दिल में आशीष कर उठी। अब वो कुछ कहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद उसने अल्फाज का सहारा लिया, मेरे मशवरे आपकी बसीरत से ज़्यादा नहीं हो सकते। मेरे लिए इससे बड़ा रुतबा क्या होगा कि मैं आप जैसे सच्चे और शुजा सालार की मुशीर कहला सकूं। कासिम का दिल बिलियों उछल रहा था। गोया मार्सी ने इसका इकरार वफा तस्लीम कर लिया था। अचानक मार्सी को शरारत सूझी और कहने लगी, सालार साहब, क्या आपने इसी किस्म की गुफ्तगू के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? मैं तो समझी थी कि मुल्क व मिल्लत का कोई फरीसा आपको यहाँ इस खंडर में खींच लाया है। कासिम एकदम खफीफ सा हो गया। उसने झेंपते हुए लहजे में कहा, दरअसल मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।